तो विगत वर्षों यानी पिछले वर्षों में मौर्य साम्राज्य से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं की हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर को हम पूरा कर चुके हैं। लगभग 42वीं से लेकर, अब आवाज सही आ रही होगी, ठीक हो गया है। तो 42वीं जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था उससे लेकर 69th तक के पेपर को कराया गया है, जिसमें 2 री एग्जाम हुए थे और कुछ एग्जाम साथ में किए गए थे, जैसे कि 48वीं से 52वीं एक साथ हुआ था और एक और एग्जाम था जो कि साथ में किया गया था। कोई नहीं, टेक्निकल थोड़ी इशू है आज, धीरे ही आवाज से पढ़ाई कर लीजिए। आज सुबह से ही दिक्कत थोड़ी आ रही है। तो प्रश्न जो है पहला, स्क्रीन पे जो पहला प्रश्न है, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? 42वीं से 52वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। ए विलियम जोन्स, बी वी स्मिथ, आर के मुखर्जी, डी आर भंडारकर। यानी किसने चंद्रगुप्त की पहचान सेंड्रोकोटस के रूप में की थी? सेंड्रोकोटस या एक और नाम से जाना जाता था एंड्रोकोटस, 2 नाम दिए गए हैं चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। तो सेंड्रोकोटस के रूप में जो पहचान की गई थी वो याद रखिएगा विलियम जोन्स द्वारा, यानी ऑप्शन ए इज राइट। लेकिन एंड्रोकोटस जो है, अगर पूछा जाए आपसे कि एंड्रोकोटस, तो एंड्रोकोटस शब्द जो प्रयोग किया गया है वो किया गया था, विदेशी यात्री थे एरियन व प्लूटार्क द्वारा, इनके द्वारा जो है एंड्रोकोटस शब्द चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयोग किया जाता है। और सेंड्रोकोटस के रूप में पहचान जो की गई थी विलियम जोन्स द्वारा। हेलो, तो चंद्रगुप्त तो सेंड्रोकोटस, जस्टिन और स्ट्रेबो, लेकिन पहचान जो की गई थी वो की गई थी विलियम जोन्स द्वारा। और एंड्रोकोटस पूछा जाए तो एरियन और प्लूटार्क। कहीं कहीं सेंड्रोकैप्टस शब्द भी जो है प्रयोग हुआ है चंद्रगुप्त के लिए, ये बात याद रखिएगा। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ए अर्थशास्त्र, बी ऋग्वेद, सी पुराण और डी इंडिका। अब मान लीजिए कि कोई न्यू एस्पायरेंट है, इतने अभी डिटेल्स में नहीं पढ़ा है, फिर भी आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को कर सकते, क्योंकि ऋग्वेद और पुराण का संबंध जो है इस समय में यानी मौर्यों के समय से नहीं है, वो प्राचीन समय काल से ही चलता आ रहा है। तो मौर्यों के समय जो लिखी गई थी पुस्तक, उसमें 2 ही मेन थी। एक कौटिल्य की जो रचना थी अर्थशास्त्र, जो कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विषयों पर आधारित थी, और एक पुस्तक थी मेगास्थनीज की, वो थी इंडिका। मेगास्थनीज याद रखिएगा सेल्यूकस निकेटर दूत था, और ये आया था किसके दरबार में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और यह प्रश्न कई बार
पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। किसी भी स्टेट पीसीएस की जब बात की जाए तो ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। गुड इवनिंग साधना। तो याद रखिएगा कि इंडिका रचना थी मेगास्थनीज की। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का दूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य एक युद्ध हुआ था जिसमें सेल्यूकस निकेटर पराजित हुआ था और पराजित होने के पश्चात उसकी पुत्री हेलेना से जो है विवाह किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य का, जो कि कहा जाता है कि पहला जो इंटरनेशनल मैरिज था वो था। और उसने क्या किया था, 500 हाथी के बदले, क्योंकि जो मौर्यों का साम्राज्य था और मगध का जो क्षेत्र था खासकर वहां पर हाथी बहुत थे, क्योंकि जो वन वाले क्षेत्र थे वहां हाथी की बहुलता थी। तो 500 हाथी के बदले उसने 400 जो है ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, ये प्रश्न पूछा गया है 48 से जो 52 तक का बीपीएससी का एग्जाम है उसमें पूछा गया है। तो ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा, यानी कि जो अशोक की लिपि थी, अशोक की लिपियों में मेनली हमें ब्राह्मी में इनके अधिकांश अभिलेखों की जो लिपि थी वो ब्राह्मी थी। सिर्फ 2 है, मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी, इन दोनों की जो है थी लिपि वो ब्राह्मी लिपि थी। तो इन दोनों का हुआ था प्रयोग। तो पूछा जा रहा है कि इस लिपि को सबसे पहले किसके द्वारा पढ़ा गया था। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में। स्टेट के ए कनिंगम, ए एच दानी, व्हीलर और जेम्स प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप द्वारा 1837 में, कब, 1837 में जो है पहली बार पढ़ा गया था अशोक की लिपि जो ब्राह्मी भाषा में थी। और अधिकांश अभिलेखों की ही भाषा जो थी वो भाषा नहीं, लिपि। याद रखिएगा अभिलेखों की अगर भाषा की बात की जाए तो प्राकृत थी अधिकांश की। लिपि की अगर बात की जाए तो लिपि अधिकांश में ब्राह्मी थी। सिर्फ 2 ऐसी थी जिसकी लिपि जो थी वो खरोष्टी में थी, मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी, इनकी थी। अधिकांश अभिलेख जो थे जिनकी विषय जो थी वो प्रशासनिक थी। और जो सबसे छोटा उनका है रुमिनदेई, उसकी जो थी वो थी आर्थिकी थी। तो ये कुछ बातें आपसे पूछी जा सकती है, तो याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त याद रखिएगा जो भाब्रू अभिलेख है उसमें जो भाषा है वो अरमाइक है। कौन सी प्रयोग हुई है, अरमाइक। और एक कंधार में है सर एक कुन्हा, सर एक कुन्हा, तो वहां याद रखिएगा सर एक कुन्हा की जो थी वो ग्रीक और अरमाइक थी। तो ये सभी पॉइंट्स पे कल के सेशन में बात हो चुकी है, डिटेल में हुई है। तो जिन्होंने भी पिछली 2 क्लासेस नहीं देखी है मौर्य से संबंधित, उसे पहले आप देख लें और तब जाकर जो है ये सारे प्रश्न तो यूं ही आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो जेम्स प्रिंसेप द्वारा 1837 में पढ़ा गया था। मेगास्थनीज दूत था, देखिए यहां प्रश्न पूछ लिया गया। एक यहां क्या था, सेल्यूकस। सेल्यूकस का, सिकंदर का, डेरियस का, यूनानियों का उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 63rd बीपीएससी में पूछा गया है। उस समय 5 ऑप्शन होते थे, जो ई ऑप्शन होता था एक से अधिक या कोई नहीं। तो मेगास्थनी जो था हमने पहले ही चर्चा की कि सेल्यूकस निकेटर का था, क्योंकि सिकंदर उससे पहले जो है सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। और उसके पश्चात ही जब सेल्यूकस से निकेटर के साथ जो है चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है और उसके पश्चात मेगास्थनी जो है चंद्रगुप्त के दरबार में आता है। काफी समय काल तक मौर्य के दरबार में रहता है और वो अपनी रचना लिखता है इंडिका। और उसी इंडिका में पूरे भारतीयों को 7 वो भागों में विभाजित किया था। नेक्स्ट, इंडिका का लेखक कौन था। देखिए एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीके से एग्जामिनर पूछता है। अब ऐसा तो है नहीं कि हिस्ट्री से बाहर कुछ या उसमें से ही प्रश्न आपसे बनाए जाएंगे।
मान लीजिए सिंधु घाटी से अगर प्रश्न पूछा जा रहा है तो कहीं ना कहीं स्टेटमेंट वाइज करके, घुमा के, तोड़ के, मरोड़ के जो एग्जामिनर है उसी से प्रश्न बनाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि एक अलग इतिहास लिखेगा और अलग प्रश्न बनेंगे। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो चाहे ये प्रश्न हो या आपसे स्टेटमेंट वाइज प्रश्न पूछे, मान लीजिए स्टेटमेंट में लिख देगा कि इंडिका के लेखक विष्णुगुप्त है तो गलत हो जाएगा, और ये लिख दे कि इंडिका मेगास्थनीज की रचना है तो सही हो गया। और 2-3 ऐसे ही आपसे स्टेटमेंट दे दे और फिर नीचे कूट बना के दे दे 1 2 2 3 3 4 या सभी, ऐसे प्रश्न जो है अब पूछे जाएंगे। तो इंडिका का लेखक कौन था? विष्णुगुप्त, मेगास्थनीज, डाइमेकस। ये डाइमेकस जो था और प्लिनी। तो डाइमेकस आया था, याद रखिएगा, बिंदुसार के दरबार में। मेगास्थनीज की रचना थी इंडिका, और ये 56 से 59 के जो बीपीएससी एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। कम टू नेक्स्ट, अंतिम मौर्य सम्राट था। 48वीं से 52वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। ए जालौक, बी अवंती वर्मा, सी नंदीवर्धन और डी बृहदत्त। तो मौर्यों में मेनली हम 4 शासकों के बारे में पढ़ते हैं। पहला जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद सेकंड बना बिंदुसार, बिंदुसार के पश्चात बने अशोक जो कि उस वंश के सबसे प्रतापी राजा थे, और उनके पश्चात उनके बेटे पौत्र जो बने वो बिल्कुल दुर्बल और अयोग्य शासक थे, तो इतिहास में उनका वर्णन इतना अधिक नहीं मिलता। और जो सबसे अंतिम शासक था बृहदत्त। तो कौन था सबसे अंतिम शासक? बृहदत्त, जिसकी हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। और पुष्यमित्र शुंग ने हत्या करके एक नए वंश की स्थापना की थी, शुंग वंश। और ये जो थे ब्राह्मण अनुयायी थे। ये मौर्योत्तर में हम देखते हैं कि अब जो है ब्राह्मणों का वर्चस्व जो है बढ़ चुका था। अवंती वर्मा, जालौक, नंदीवर्धन, ये जो नंदीवर्धन है इनका संबंध है शिशुनाग वंश से। शिशुनाग वंश में जो अंतिम थे वो नंदीवर्धन या महापद्म नंद के नाम से जाने जाते थे, उनकी बात की गई है। कम टू नेक्स्ट, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का, यानी किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, यानी कौन सा ग्रंथ है? पूछा गया है 46 बीपीएससी का प्रश्न है। भास की पुस्तक में, शूद्रक की, विशाखदत्त की या अश्वघोष, किसकी पुस्तक में जो है ये वर्णन किया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो है विशिष्ट वर्णन? यानी सिंपल कहा जाए तो मौर्यों के बारे में जानकारी के जो मुख्य स्रोत हैं तो उनमें से किस एक की रचना से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है? तो याद रखिएगा विशाखदत्त की जो रचना है मुद्रा राक्षस, इससे हमें मौर्य साम्राज्य की जो है, ओके राक्षस है ना, बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती है। और विशाखदत्त की एक और रचना प्रमुख है चंद्रगुप्तम, सॉरी देवी चंद्रगुप्तम, जो है इनकी रचना है। तो मुद्रा राक्षस से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ऑप्शन सी इज राइट। इसके अतिरिक्त जो जानकारियां मौर्यों की प्राप्त होती है वो एक पतंजलि की रचना जो महाभाष्य है, कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र से, मेगास्थनीज की रचना जो इंडिका है, इन सब से जो है हमें उस समय की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा जैन और बौद्ध जो अनुश्रुतियां हैं इनसे भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। पुराणों से कुछ जानकारी, पुराणों में हमेशा याद रखिएगा कि वायु पुराण से जो है जानकारी प्राप्त होती है। थैंक यू साधना। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था
46th बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, ईंटों का ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का, मिट्टी का। तो वैसे अगर पूछा जाए मौर्यों के वास्तुकला, कुसुम क्वेश्चन नंबर के 7 बताइए, वरना वैसे फिर दिक्कत होती है। अगर आपने 7 का जवाब सी दिया है तो बिल्कुल सही है, गुड इवनिंग। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जब इनके वास्तुकला की बात हो तो वास्तुकला के अंतर्गत ही हम मानते हैं कि कला में दो है, एक राजकीय कला और एक लोक कला। तो राजकीय कला वो कहलाती है जो राजा किसी राज्य के संरक्षण में बनाया जाए, और लोक कला जो स्वतंत्र रूप से किसी भी व्यक्ति द्वारा बनाया जाए। तो वास्तुकला के राजकीय कला के अंतर्गत मेनली क्या आते हैं, इनके राजभवन को हम रखते हैं, स्तूप हो गए, विहार जो बनवाए गए थे, गुहा जो यानी गुफाओं को काट के जो बनाया गया था, आश्रय गृह वगैरह ये रखे जाते हैं, स्तंभ लेख आते हैं। तो उसमें मेनली प्रयोग जो हुए थे, पत्थरों का प्रयोग हुआ था, इसके अतिरिक्त लकड़ी का प्रयोग हुआ था, लोहे का प्रयोग हुआ था और पॉलिश का प्रयोग हुआ था। लेकिन यहाँ प्रश्न में सिंपल पूछा है कि पाटलिपुत्र में स्थित उनका महल यानी कि राजप्रासाद की बात हो रही है, जो कि पाटलिपुत्र में कुम्हरार और बुलंदीबाग इन क्षेत्रों में विस्तृत है। कुम्हरार में मुख्य जो था और उसकी दुर्ग जो थी बुलंदीबाग तक फैली हुई थी। जो अवशेष अभी मिले हैं तो कुम्हरार में जो है राजप्रासाद है और बुलंदीबाग तक उसके प्राचीर जो है हमें प्राप्त हुए हैं। तो इनका जो महल मुख्यतः, क्योंकि इस प्रश्न में देखिए क्या लिखा हुआ है, मुख्यतः, हमेशा प्रश्न में ऐसे वर्ड्स को ना अंडरलाइन कर लीजिए, मुख्यतः पूछा है। प्रयोग तो उसमें पत्थरों के भी हुए हैं, मिट्टी का जरूर प्रयोग हुआ होगा प्राचीन समय काल में, लेकिन मुख्यतः किससे बना हुआ है तो याद रखिएगा लकड़ी से। क्यों लकड़ी से बना था ये महल? कि जो दक्षिण बिहार में वन थे घने, उन घने वनों से इमारती लकड़ियां प्राप्त होती थी, क्योंकि उन्हीं वनों से तो बहुत बड़ी संख्या में हाथी प्राप्त हुए थे। इसलिए मौर्यों के समय सर्वाधिक सेना में हमें हाथी देखने को मिलते हैं। तो यही वजह थी कि वहां पर इमारती लकड़ियां प्राप्त थी, मतलब बहुलता में थी, इसलिए ओके कोई नहीं, फिर आप पीछे जाके क्लासेस बिहार स्पेशल की अब तक जितनी क्लासेस हुई है उसे देख लीजिएगा। आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं? तो लकड़ी का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है, वैसे पत्थरों का भी प्रयोग मिलता है और बाकी लोहे और पॉलिश का प्रयोग इनके वास्तुकला में हमें देखने को मिला है। और इसी राजप्रासाद की तुलना याद रखिएगा कि एरियन ने सूसा और इब्ताना के महलों से की है, और मेगास्थनीज ने कहा कि ये इतना सुंदर है जैसे देवताओं का बनवाया हुआ कोई भवन हो, इतना खूबसूरत था मौर्यों का राजप्रासाद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, यानी दक्षिण भारत पर विजय? मौर्यों के दक्षिण भारत विजय की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? तो याद रखिएगा ये जानकारी हमें एक तो बौद्ध ग्रंथों से होती है, इसके अलावा अशोक अभिलेख, मेन जो होता है वो तमिल के आहनानूर व मुरनानूर ग्रंथों से, मुरनानूर ग्रंथ से जो है हमें मौर्यों के दक्षिण विजय की जानकारी मिलती है। दक्षिण विजय की जानकारी की बात की जाए तो ये विस्तार हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो विस्तार की अगर हम बात करें तो इस पर देखिए विस्तार जो हुआ था, यहां पर कश्मीर तक था, यहां पर बंगाल तक हो चुका था, यहां जो है उत्तरी कर्नाटक तक था, दक्षिण में पश्चिम में गुजरात में सौराष्ट्र का जो क्षेत्र था, और
उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट की बात की जाए, नॉर्दर्न वेस्ट की, तो ये ईरान व अफगानिस्तान तक था। तो दक्षिणी विजय जो है वो हमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही जो है विस्तार जो है मौर्यों का हो चुका था। वहीं जब अशोक की बात होती है तो अशोक ने एक कलिंग को जीता था, प्रांत बनाया था, और इधर जो ये कश्मीर तक विस्तार है ये हिंदू कुश तक हो गया था। और यहाँ विस्तार तो पहले से ही कर्नाटक वाले क्षेत्र में था, तो उत्तर में विस्तार थोड़ा बढ़ गया था। अशोक के समय जो है विस्तार कहाँ तक हो गया था, हिंदू कुश तक। लेकिन दक्षिण विजय जो है हमें चंद्रगुप्त मौर्य से के समय ही देखने को मिलता है, और इसकी मेन जो जानकारी हमें तमिल ग्रंथ अहनानूर और मुरनानूर से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन बी इज राइट। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत, अभी हमने देखा यहां पर कि पश्चिम तक भी जानकारी थी इस बात की, तो उत्तरी कर्नाटक यानी दक्षिणी अभियान की जानकारी हमें प्राप्त होती है कहां से, तमिल ग्रंथों से। बंगाल की जो यानी पूर्व की जो जानकारी प्राप्ति होती है ये सिंहल द्वीपों से होती है, बौद्ध के जो ग्रंथ थे उससे भी होती है। और पश्चिमी जो होते हैं अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा ये होता है जूनागढ़ अभिलेख से, जो कि गिरनार अभिलेख भी कहलाता है। तो यहां प्रश्न क्या पूछा है कि किस अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो है पश्चिम तक था। कलिंग शिलालेख, अशोक का गिरनार शिलालेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख और अशोक का सोपारा शिलालेख। सोपारा कहा जा रहा है जूनागढ़, गिरनार और कलिंग। तो याद रखिएगा रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से जो है ये बात प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का विस्तार पश्चिम भारत तक था। और यहाँ पर एक प्रमाण और भी मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल द्वारा ही गिरनार में जो है सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था, जिसमें बाद के समय काल में अशोक के राज्यपाल ने उसी तालाब से यानी जो सुदर्शन झील था, तालाब नहीं, उस झील से होते हुए नहर निकलवाया था। और रुद्रदामन जो शक शासक था इसके राज्यपाल और स्कंदगुप्त के राज्यपाल ने इसकी मरम्मत करवाई थी। ये 3-4 पॉइंट जो है आपको सुदर्शन झील के बारे में याद रखना है। मान लीजिए इससे क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, एक तो इसका साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है सुदर्शन झील का, तो जूनागढ़ अभिलेख से। निर्माण किसने करवाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त नाम था उसका, पुष्यगुप्त वैश्य, उसने करवाया था। उसी झील से अशोक के राज्यपाल ने क्या करवाया था, अशोक के राज्यपाल ने नहर निकलवाई थी। और रुद्रदामन के राज्यपाल और स्कंदगुप्त के राज्यपाल ने उसका मरम्मत या जीर्णोद्धार कहा जाए तो करवाया था। बस ये 4-5 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, ध्यान से, एक कौन सा क्षेत्र है जो सम्मिलित ही नहीं था उनके साम्राज्य में। अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका और कलिंग। मैंने मैप के थ्रू दिखाया भी था कि जो मौर्यों का विस्तार था कहां तक था, और अभी हमने यहां पर चर्चा भी की, कश्मीर, बंगाल, उत्तरी कर्नाटक और गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान। अशोक के समय कोई नहीं, साधना पिछली क्लासेस पहले आप देख लेना। आप जब मौर्य की 2 क्लासेज हो चुकी है उसे देख लोगे फिर तभी आपको समझ में आएगा। PYQ हमेशा तभी समझ में आता है जब आप उसके थ्योरी की क्लास को देख लें। और यही विस्तार अशोक के समय उत्तर की तरफ बढ़ता है और कहां तक हो जाता है, हिंदू कुश। कहीं भी ये बात हुई नहीं कि श्रीलंका में जो है इनका विस्तार था। तो अगर हम इस प्रश्न को देखें तो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अशोक के साम्राज्य के विस्तार की अगर बात की जाए तो याद रखिएगा उत्तर में हिंदू कुश पर्वत, पूर्व में बंगाल,
दक्षिण में मैसूर तक और गुजरात काठियावाड़ तक। और यहां पर ईरान, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका और कलिंग, कलिंग पर उसने जीत हासिल की तो होगा, क्योंकि ये जानकारी हम उनके 13वें शिलालेख से प्राप्त होती है कि उन्होंने कलिंग पर युद्ध करके जीत हासिल की थी और उसे मौर्यों का जो है 5वां प्रांत जो है घोषित किया था। तो ऑप्शन सी इज राइट, श्रीलंका तक इनका विस्तार नहीं था। एक बात याद रखिएगा, अशोक तत्कालिक समय और वर्तमान समय तक एकमात्र ऐसे राजा हैं जिनका इतने बड़े क्षेत्र में विस्तार था। अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहे हैं तो मान लीजिए कि उस समय का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार का कुछ हिस्सा जो था, ये सभी भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत ही आता था और इन सभी क्षेत्रों तक जो है मौर्यों का विस्तार था। लेकिन श्रीलंका की बात कहीं नहीं की गई है, क्योंकि दक्षिण में जो विस्तार है वो कर्नाटक ही था और श्रीलंका यहाँ है तमिलनाडु। अगर आप इंडिया के मैप में देखते हैं तो यहाँ देखते हैं ऐसे कुछ बना हुआ श्रीलंका तमिलनाडु के पास। तो श्रीलंका तक विस्तार जो है नहीं था। 13 का ए जवाब आया है। 13 पे कौन चला गया? अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर, राजगृह। तो मगध और समस्तीपुर में कोई बौद्ध संगीति का आयोजन ही नहीं किया गया था, पाटलिपुत्र और राजगृह में हुआ था। तो अशोक के समय जो है तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी, थर्ड हुई थी पाटलिपुत्र में, और राजगृह में जो हुई है पहली हुई थी जो अजात शत्रु के समय, जो कि हर्यक वंश के शासक थे। और महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात 483 बीसी में प्रथम जो बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था वो राजगृह में ही किया गया था। 12 का डी, किसका जवाब डी आया है? रीतु ध्यान से 12, ऐसे अगर आप बच्चों जैसे प्रश्न को गलत कर रहे हैं तो बहुत गलत बात है। 12 का डी कैसे होगा? यहां पूछा जा रहा है अशोक के शासन काल में जो है बौद्ध सभा किस नगर, बौद्ध सभा की जब बात हो रही है तो बौद्ध संगीति की बात की जा रही है। 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। पहली हुई थी अजात शत्रु राजगृह में, दूसरी हुई कालाशोक वैशाली में, तीसरी अशोक कहां पर? पाटलिपुत्र में, और चतुर्थ जो हुई थी कनिष्क के समय कुंडलवन में। तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए, इसे हम गलती नहीं मान सकते। अशोक के शिलालेखों में यानी इंस्क्रिप्शंस जो हैं उसमें प्रयुक्त भाषा यानी उनके शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? जी बिल्कुल कुसुम, आपका जवाब सही है, 12 का बी। ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली और डी हिंदी। तो 2 हम आसानी से कट कर सकते थे, सी ए और डी हिंदी। हिंदी और संस्कृत का प्रयोग नहीं हुआ होगा। 2 में कंफ्यूजन होगा, प्राकृत और पाली। तो मैंने कुछ देर पहले आज के सेशन में ही कहा कि इनके ज्यादा जो अभिलेख हैं उनकी भाषा क्या थी? प्राकृत ही थी। तो यहां पर सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इज राइट। प्राकृत में जो है शिलालेखों की भाषा थी इनकी। ऑप्शन बी इज राइट। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक के धम का अर्थ क्या होता है? पाली में धर्म को धम कहा जाता है। धम का मूल उद्देश्य क्या था? बौद्ध के कई जो 14 शिलालेख हैं, सॉरी बौद्ध के नहीं अशोक के, उनमें से कई शिलालेखों में धम की चर्चा की गई है। जैसे धम यात्रा की, धम के लिए जो प्रचारक नियुक्त किए जाते थे जो कि रज्जुक, प्रादेशिक या युक्त कहलाते थे, उनकी बात हुई है। या धम में क्या मूल बातें हैं जैसे कि सत्य, अहिंसा, परोपकार, दया, करुणा, दान, ऐसी बातें धम में कही गई थी। धम जो है इसकी परिभाषा अगर कही जाए कि ये परिभाषा कहाँ हमको मिलती है? राहुलोवाद सूत्र में जो है धम की परिभाषा होती है।
और धम्म की जो परिभाषा है कि इन्होंने प्रजा की नैतिकता पर, यानी जो प्रजा है उसकी नैतिकता के उत्थान की बात की गई है, प्रजा के हित की बात की गई है। धम्म पे क्या बात की गई है, मूल जो बात की गई है कि प्रजा के हित में, उनके नैतिक उत्थान के लिए जो किया जाए। तो धम्म में कई बातें आती है, तो राजा के प्रति वफादारी ऐसी कहीं बात धम्म में नहीं कही गई है। शांति और अहिंसा जी बिल्कुल कही गई है, बड़ों का सम्मान बिल्कुल, धार्मिक सहनशीलता जी बिल्कुल, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन ई इज राइट होगा, क्योंकि ये तीन बातें जो है सही है। राजा के प्रति वफादारी की बात जो है धम्म में नहीं कही गई है, तो ये ऑप्शन ई इज राइट हो जाएगा, क्योंकि तीन बी सी डी तीनों ही सही है, यानी एक से अधिक जो ऑप्शंस है वो सही है। तो ऑप्शन कुसुम सचिन का जवाब सही है, ई इज राइट जी बिल्कुल, उपर्युक्त में से एक से अधिक, बहुत सही सचिन। 15 निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं, यानी दाईं से बाईं, लिखने का तरीका क्या होता है, या तो हम बाईं से दाईं लिखेंगे या दाईं से बाईं लिखते हैं। तो इसमें पूछा रहा है कि दाईं से बाईं कौन सी लिपि लिखी जाती है, ब्राह्मी, शारदा, खरोष्टी, नंद नागरी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ये भी 63rd बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो मेनली दो लिपि की चर्चा हमें ज्यादा मिलती है अशोक के समय, एक ब्राह्मी लिपि और एक खरोष्टी। अधिकांश जो है अभिलेख उसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है, दो है मानसेहरा और शहबाजगढ़ी, जहां पर हमें खरोष्टी लिपि मिलती है, और खरोष्टी लिपि की ही जो है वो याद रखिएगा दाईं से बाईं है, दाईं से बाईं, जबकि ब्राह्मी की बाईं से दाईं है। सचिन ध्यान से इसे याद रखने का तरीका हमेशा याद रखिए, सिंपल सा तरीका है इसे याद रखने का। ब से ब्राह्मी होता है तो ब से ही याद रखिएगा बाईं से दाईं, ब्राह्मी जिस शब्द से प्रयोग हुआ है उसी से ब्राह्मी और बाईं से दाईं, और जो बच गया यानी वो दाईं से बाईं। तो हमसे दाईं से बाईं पूछा गया है, तो ऑप्शन सी खरोष्टी। और ये किन दो अभिलेखों में मिलता है, तो पाकिस्तान में है मानसेहरा व शहबाजगढ़ी। कंधार में जो एक अभिलेख है शेर ए कूना, उसकी जो है वो है अरमाइक, याद रखिएगा अरमाइक और ग्रीक में है। जी कुसुम आपका जवाब और रीतू आप दोनों का जवाब सही है, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अगर कल आप में से किसी ने मेरी क्लास थ्योरी की देखी होगी तो मैंने इस बात पे चर्चा की थी कि अशोक ने किसमें जो है, यानी किस स्तंभ लेख में स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। ये 69th में पूछा गया है, लेकिन ऐसे प्रश्न अभी भी पूछे जा सकते हैं। मास्की का लघु स्तंभ लेख, रुमीनदेई क्वीन स्तंभ लेख या भाब्रू स्तंभ लेख, किस स्तंभ लेख में उन्होंने कहा था स्वयं को मगध का सम्राट? तो याद रखिएगा सचिन का बिल्कुल सही है, भाब्रू स्तंभ लेख में, जी बिल्कुल सही है, भाब्रू स्तंभ लेख में उन्होंने कहा था मगध का सम्राट स्वयं को। मास्की जो है यहां पर अशोक आपको मिलेगा, अशोक शब्द प्रयोग किया गया है। रुमीनदेई सबसे छोटा है, याद रखिएगा सबसे छोटा अभिलेख है, और ये एकमात्र जो है ऐसा अभिलेख जिसकी विषय जो है आर्थिकी है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अपने शिलालेखों में अशोक ने सामान्यतः अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं?
यानी जो है सामान्यतः उन्हें किस नाम से जाना गया है? 65th में पूछा गया था बीपीएससी में प्रश्न। चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, धर्मदेव, धर्मकृति, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चक्रवर्ती क्यों कहा जाता था? सम्राटों का सम्राट होने से, इसलिए इन्हें चक्रवर्ती सम्राट कहा गया था अशोक को। तो जो प्रियदर्शी, या ऐसे लिखा होगा देवनाम, प्रियदर्शी, या फिर कहीं कहीं सिर्फ प्रियदर्शी शब्द प्रयोग हुआ होगा, या देवनाम प्रिय, प्रिय, ये सभी नाम सामान्यतः उनको अभिलेखों में, यानी देवताओं को जो प्यारा, देव क्या है? देवनाम प्रियदर्शी, मतलब देवताओं को जो प्यारा हो। तो ये शब्द प्रयोग किया गया था अशोक के लिए। एक बात याद रखिएगा कि इनके जो पौत्र थे दशरथ, उन्होंने भी ये शब्द अपने लिए किया था। देवनाम प्रिय जो है अशोक ने भी अपने अशोक नहीं, दशरथ ने भी कहा था। संजय, वो माइक में थोड़ी टेक्निकल इशू है, इसलिए मैं कितना भी जोर से बोलूंगी तो आज आवाज थोड़ी कम आएगी। टेक्निकल इशू है, कोई दिक्कत नहीं। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? ये जो है प्रश्न इंटरेस्टिंग है, 63rd बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। ए आर्थिकी संबंध, शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास, विदेश नीति, धन संचय, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। जो कौटिल्य, याद रखिए चाणक्य को ही कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था, और उनकी रचना थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से वैसे तो लगेगा कि ये आर्थिकी की पुस्तक है, पर इसकी मुख्य जो विषय है, यानी अर्थशास्त्र का अगर मुख्य, इस पुस्तक की मुख्य विषय कही जाए तो वो थी राजनीति। लेकिन राजनीति के अतिरिक्त इस पे आर्थिकी व सामाजिक विषयों की भी चर्चा मिलती है। इसलिए इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई इज राइट। क्योंकि अर्थशास्त्र से मान लीजिए बहुत सारे लोग आर्थिकी सही कर दे, या फिर शासन के सिद्धांत या अभ्यास राजनीति से कर दे, लेकिन याद रखिएगा इसमें मुख्य विषय भले ही राजनीति था, पर आर्थिकी और सामाजिक विषयों पर चर्चा हुई थी। इसलिए जो है 18 का जवाब जो होगा ऑप्शन ई इज राइट। और ये पहले जब 5 ऑप्शन आते थे तो थोड़ी सी कंफ्यूजन इसीलिए हो जाती थी कि कई बार बच्चे आते हुए प्रश्नों को गलत कर जाते हैं। माइन्यूटली मिस्टेक इसे कहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान देना है कि शासन तो मुख्य था, लेकिन आर्थिक विषयों पे भी बात हुई थी और सामाजिक विषयों पर भी बात जो है हुई थी। तो ये दोनों ही सही थे कह सकते हैं, इसलिए ऑप्शन ई इज जो है राइट। नेक्स्ट, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? 44th यानी 44वीं जो है बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। आर्थिक जीवन पर, राजनीतिक नीतियों पर, धार्मिक जीवन पर, सामाजिक जीवन पर। अब यहाँ क्या हुआ, तीनों बातें दे दी, आर्थिक भी दे दी, राजनीतिक भी दे दी, सामाजिक। लेकिन हमें चुनना यहाँ क्या है, सिर्फ एक। तो यहाँ हम मुख्य जो विषय है उसकी बात करेंगे, यानी मेनली या अधिकांश बात जिस बारे में हुई है उसे हम देखेंगे यहाँ। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा, क्योंकि राजनीतिक पर ही जो है मेन चर्चा हुई थी। किस पहलू पर मेन प्रकाश डाला गया है, तो याद रखिएगा राजनीति पर। वैसे आर्थिक और सामाजिक पर भी जो है चर्चाएं की गई है। जी बिल्कुल सही, बी इज राइट। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? मेगास्थनीज की रचना क्या थी, इंडिका, और ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। 46वीं बीपीएससी में पूछा गया है। याद रखिएगा कि मेगास्थनीज ने कहा था
कि भारतीय जो था समाज ऐसा था कि यहाँ दास प्रथा नहीं थी और यहाँ चोर लुटेरे जैसे नहीं थे, मतलब चोरी डाकू जैसे उस समय में नहीं होता था। पर वैसे दास प्रथा के साक्ष्य जो है हमें प्राप्त हुए हैं। 4 भागों में 5, 6, 7, तो याद रखिएगा 7 श्रेणियों में विभाजित किया था, जिसमें दार्शनिक यानी ब्राह्मण वर्ग को हो सकता है कहा गया हो, कृषक किसान, एक पशुपालक जिसे इसने अहिर शब्द से प्रयोग किया था, इसके अलावा योद्धा जो हो सकते थे, इसके अलावा सभासद, निरीक्षक और शिल्पकार की बात की थी। अब शिल्पकार के अंतर्गत हम बुनकर वगैरह सबको रख सकते हैं, जो भी काम करने वाले थे उन सभी को रख, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यही जो है 7 श्रेणियों में विभाजित किया था, जिसे अगर हम मान के चले तो ये हो सकते हैं ब्राह्मण वर्ग, ये किसान वर्ग जो थे, जो कृषि, पशुपालक, योद्धा, सभासद जो कि सभा को निरीक्षण करते होंगे, सभा में बैठते निरीक्षण करने वाले, और शिल्पकार यानी शिल्प का कटाई बुनाई ऐसे काम जो होते थे उस समय होते थे, शिल्प के जो भी पत्थरों पे उकेरना वगैरह होता था। तो ऑप्शन डी इज राइट। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है 63rd बीपीएससी में। पूछा गया प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के शिलालेखों में, पुराणों में, मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो अभी जस्ट पहले हमने इसी से संबंधित एक अलग प्रश्न को किया कि मेगस्थनीज की जो रचना थी इंडिका, उसमें उसने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी इज राइट। पुराणों में हमेशा याद रखिएगा, वायु पुराण में जो है मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, अशोक के शिलालेखों से मौर्यों के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती है, और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत की बात की गई थी, सप्तांग सिद्धांत, और ये शासन से संबंधित था, जिसमें राजा मंत्री अलग अलग के लिए अलग अलग शरीर के अंगों से जो है उसे प्रतीक दिया गया था। जैसे राजा के लिए सिर जो प्रयोग किया गया था, दुर्ग के लिए बाह शब्द क्योंकि घेरा होता है। तो ये शासन के सप्तांग सिद्धांत की अगर बात की जाए कहां पर की गई है, तो याद रखिएगा ये की गई है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। जी बिल्कुल, 21 का डी। पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन ये है। सी, ये है एक पुस्तक, किसने लिखी थी? टेसियस ने, पिलनी ने, टॉलमी ने, स्ट्रैबो ने, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब ये प्रश्न डायरेक्टली तो मौर्य साम्राज्य से नहीं है, लेकिन ये हम सभी चारों के बारे में पढ़े थे कि ये सभी विदेशियों यात्री जो थे या विदेशी रचनाकार थे जिनका संबंध जो है मौर्य वंश से था। तो क्या इनमें से किसी की रचना थी पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी, या इनमें से किसी की नहीं थी, या एक से अधिक की थी? तो याद रखिएगा ये जो रचना है एक अज्ञात, यानी अभी तक इसके जिसने रचना की है उसका नाम नहीं पता, तो ऑप्शन ई इज राइट हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये नहीं होगा, एक से अधिक नहीं बल्कि कोई नहीं। इसका जो लेखक है उसका अभी तक पता नहीं चला गया है। माना जाता है कि एक अज्ञात नाविक ऐसा था जिसने इसकी रचना की थी। कुसुम सी, अगर 22 का सी कर रही है तो 22 का ई होगा, बाकी अगर आप लोगों ने नंबर नहीं लिखा है तो मुझे पता नहीं। हाँ, आप लोगों ने शायद 22 का ही जवाब दिया है, 22 का ई होगा, कोई नहीं। कम टू नेक्स्ट। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? अब वैसे ये प्रश्न भी डायरेक्टली मौर्य से नहीं था, लेकिन इसका जवाब जो है वो मौर्य से ही संबंधित है, इसलिए ये प्रश्न इसमें हमें करना पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कनिष्क, ये बाद के शासक हैं।
पाटलिपुत्र शहर की अगर स्थापना पूछी जाए, निर्माण सबसे पहले पूछा जाए, तो पाटलिपुत्र जो संस्थापक है वो थे हर्यक शासक उदयन। उदयन ने अपने शासनकाल में पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी जो है घोषित कर दी, क्योंकि इससे पूर्व जो मगध की राजधानी थी वो कहां पर थी, राजगृह में, जो कि गिरिव्रज के नाम से भी जानी जाती थी। फिर क्या हुआ, जब शिशुनाग वंश का शासन हुआ तो कालाशोक ने राजधानी पाटलिपुत्र से स्थानांतरित करके कहां कर दी, वैशाली कर दी। सॉरी, शिशुनाग ने की थी। और जब कालाशोक बना शासक तो उसने पुनः जो है पाटलिपुत्र को स्थानांतरित करके कहां कर दिया, राजधानी को स्थानांतरित कहां कर दिया, वैशाली से पाटलिपुत्र। लेकिन उनमें से किसी का नाम नहीं है और इन संस्थापकों के पश्चात जो पहला नाम विद ऑप्शन है तो वो चंद्रगुप्त। तो वैसे इसका सही जवाब नहीं है, लेकिन विद ऑप्शन देखा जाए, क्योंकि ऑप्शन में उदयन का नाम नहीं दिया है, तो हमारा सही जवाब चंद्रगुप्त मौर्य हो रहा है। ये विद ऑप्शन जवाब है। वैसे पाटलिपुत्र शहर को अपनी राजधानी सर्वप्रथम उदयन ने बनाया था। नेक्स्ट, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, ए दिव्यावदान, बी अर्थशास्त्र, सी इंडिका और डी अशोक के शिलालेख। क्या पूछा गया है, जिसमें पाटलिपुत्र के अच्छा प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, किसमें, दिव्यावदान में, अर्थशास्त्र में, इंडिका में या अशोक के शिलालेख में। तो याद रखिएगा, अशोक के शिलालेखों में भी पाटलिपुत्र के प्रशासन का हमें पता चलता है, इंडिका से भी चलता है। एक मिनट, इस प्रश्न में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं इसे अंडर वो कर दूं, शायद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अर्थशास्त्र से भी हमें मिलता है, इंडिका से भी मिलता है, अशोक के शिलालेखों से, दिव्यावदान से। इस प्रश्न को स्किप कर देते हैं, हम आगे एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील, चर्चा हुई थी हमारी थोड़ी देर पहले, सुदर्शन झील जिसका साक्ष्य हमें जूनागढ़, जो रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख है उससे प्राप्त हुआ था। तो ये प्रश्न है कि सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने करवाई थी, ए हर्ष ने, कनिष्क ने, रुद्र दमन ने, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहां ध्यान से 4 पॉइंट याद रख लीजिएगा। साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं इस झील के निर्माण का, तो ये होता है जूनागढ़ अभिलेख से। बनवाया किसने था, निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने। फिर उसके पश्चात अशोक के गवर्नर ने इससे नहर निकलवाए, नहर निकलवाई। और उसके बाद मरम्मत जो कराया गया था सुदर्शन झील का, ये अगर पूछा जाए कि किसने, तो याद रखिएगा एक तो रुद्र दामन होता है, दमन नहीं, यहां टाइपिंग एरर है, ये थे शक शासक, शक शासक। और एक करवाया था मरम्मत स्कंदगुप्त, ये थे गुप्त वंश से, और इन्होंने करवाया था, इनके राज्यपालों द्वारा जो है किया गया था, तो इनके आदेश पे राज्यपालों द्वारा जो है करवाया गया था। तो सुदर्शन झील से संबंधित ये 4 बातें याद रखनी है। और सुदर्शन झील एग्जैक्ट पूछा जाए तो गुजरात के गिरनार में है। कहां पर, गिरनार।
एक सेकेंड उस प्रश्न को मैं देख लूं एक बार क्या था। अच्छा, ये जो प्रश्न पूछा गया है ये ध्यान से देखिए, पूछा गया है, यहां पूछा गया है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के नहीं बल्कि प्रशासन यहां लिखा हुआ है। इस बात पे हमें ध्यान देना है कि प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, कहां पर पूछा गया है, इसी बात से जो है जवाब आएगा। ऐसा नहीं कि मौर्य के बारे में पूछा रहा है कि मौर्य साम्राज्य, क्योंकि मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें तो सबसे मिलती है। प्रशासन की मेनली बात की जा रही है कि प्रशासन की जानकारी, क्योंकि हम देखते हैं कि वहां पर जो समितियां बनाई गई थी, तो दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका और अशोक, तो याद रखिएगा मेगास्थनीज की जो रचना इंडिका थी, क्योंकि वो पहले श्रेणियों में भी विभाजित किया है। समितियों की भी बात की गई है कि प्रशासन के लिए अलग अलग समितियां होती थी। तो ये जो चर्चा मिलती है पाटलिपुत्र के प्रशासन की, ये हमें मेगास्थनीज की रचना इंडिका से प्राप्त होती है। और अर्थशास्त्र में याद रखिएगा जो कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र है, उसमें जो बड़े पदों पे होते थे, यानी जो भी विभाग होते थे उसके जो उच्च अधिकारी होते थे, जो कि तीर्थ कहलाते थे। याद रखिएगा कि मौर्यों के समय उच्च अधिकारियों के लिए तीर्थ शब्द का प्रयोग होता था। तो तीर्थ शब्द का जिनके लिए प्रयोग हुआ था वो, यानी कि पूछा जाए या विभागों के अध्यक्ष पूछा जाए कि ये जानकारी कहां से प्राप्त होती, अगर पूछा जाए कि तीर्थ व विभागों के अध्यक्ष की जानकारी, तो ये याद रखिएगा एग्जैक्ट जो है अशोक नहीं बल्कि सॉरी, ये जो है आपको अर्थशास्त्र से जो है प्राप्त होती है। और लेकिन यहाँ पाटलिपुत्र के प्रशासन की बात किया था, तो प्रशासन एग्जैक्ट यहाँ पर इस वर्ड पे हमें जाना था, तो वो हमें मेगास्थनीज की इंडिका से प्राप्त होती है। तो 42वें यानी वहां से लेकर 69वीं तक में जो भी मौर्य से प्रश्न पूछे गए थे, लगभग इतने ही प्रश्न टोटल थे, तो उनकी हमने चर्चा की। बाकी वैसे ही आगे के सेशन में हम पहले थ्योरी की क्लासेस करते जाएंगे और इनसे संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर प्रश्न होंगे उन्हें भी करते जाएंगे।